नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो कल हमने जो है 14 क्लास अब तक हम अपनी इस महामैराथन की कर चुके हैं। 2000 प्रश्नों की महामैराथन सीरीज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ एलटी वालों के लिए। और तो जुड़ो आप लोग, अब तो है ना 14 क्लास हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आज हमारी 15वीं क्लास होने वाली है और 15वीं क्लास है हमारी नई कविता के ऊपर। नई कविता जो कि मुख्यतः 1950 के दशक के बाद जो एक कविता का आंदोलन चला था उसे नई कविता कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हमने पढ़ना है प्रश्नों के माध्यम से। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न में इस टॉपिक के लेकर के आ रखा हूँ और इसमें हमने ज़्यादातर जो पढ़ना है दूसरा और तीसरा सप्तक जो है, दूसरा और तीसरा सप्तक के कवि हमने आज इसमें पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण कवि हैं इसमें और बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी में लगे हुए कवि हैं, है ना। एनसीईआरटी में लगे हुए बहुत सारे कवि हैं जो हमने इस क्लास में आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों की, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम लोग इसको शुरू करेंगे भाई, ठीक है। तो करते हैं हम लोग शुरू, ठीक है। और पहला क्वेश्चन रखूँगा मैं आपके सामने अब, तो तैयार हो जाओ आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आसान सा प्रश्न है, पहला ही क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन कि नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। नई कविता के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह या फिर जगदीश गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका अज्ञेय, ठीक है ना। अज्ञेय को ही नई कविता का भी और प्रयोगवाद का भी, इन दोनों जगह, दोनों काव्य आंदोलनों का प्रवर्तक आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 दशकों तक एक तरह से अज्ञेय ने हिंदी साहित्य में राज किया है, ठीक है। इन्हीं की धाराएं, इनके चलाए हुए काव्य आंदोलन हिंदी साहित्य में मुख्य धारा बन के रहे, ठीक है ना। प्रयोगवाद और उसके बाद नई कविता। तो प्रयोगवाद और नई कविता जो है इनके जो है प्रवर्तक माने जाते हैं आपके अज्ञेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नई कविता नामक पत्रिका, सॉरी ये नमक हो गया, नामक, ठीक है। तो नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? एक पत्रिका आई थी इसी क्रम में, नई कविता। तो इस नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुक्तिबोध, अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह या फिर जगदीश गुप्त। तो बताइए, नई कविता का संपादन, ये जो पत्रिका आई थी इसका संपादन किसने किया था? नहीं, अज्ञेय ने नहीं किया था, इसका संपादन किया था ऑप्शन नंबर डी, जगदीश गुप्त ने, ठीक है ना। जगदीश गुप्त, ये एक इन्होंने जो है संपादन किया था नई कविता नाम का। यह पत्रिका निकली थी 1954 में, ठीक है ना। 1954 में ये पत्रिका निकली थी, ठीक है। और यहाँ से जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं नई कविता जो आंदोलन था वो कह सकते हैं आप लोग कि जो है मुख्य धारा बन गया था हमारे हिंदी साहित्य का। नई कविता नामक पत्रिका, जगदीश गुप्त, याद रख लेना इस क्रम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पत्रिका हो सकती है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जो दूसरा सप्तक है, पहला सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो 1943, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950, 51, 53 या फिर 54। तो सही उत्तर क्या है इसका, बताओ आप लोग, इसका सही उत्तर क्या है? हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1951, ठीक है ना। 1951 में अज्ञेय जी के संपादन में दूसरा सप्तक निकला था। अभी कौन कौन से कवि हैं ये हमने आगे पढ़ने हैं, ठीक है ना। अज्ञेय जी का निकला था। दूसरा सप्तक से ही आप लोग कह सकते हैं मोटे तौर पर नई कविता का जो काव्य आंदोलन था वो दूसरा सप्तक से शुरू होता है। पहला जो तार सप्तक था, तार सप्तक का संबंध है प्रयोगवाद से। प्रयोगवाद हमने कल की क्लास में प्रयोगवाद पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब 2 ही क्लास रह गई आपकी, एक आज की क्लास और एक कल की क्लास। उसके बाद हमारा कविता वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गद्य पे आएंगे और गद्य में हम लोग फिर कहानी से शुरू करेंगे। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, उसके बाद जो अन्य गद्य की विधाएं होती हैं, आत्मकथा, जीवनी, है ना, रिपोर्टाज और ऐसे छोटे मोटे यात्रा, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सारी विधाएं हमने करनी है। तो इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। दूसरा सप्तक 1951 में जो है प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। नई कविता पर मुख्य रूप से किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? दर्शन पूछा गया, फिलॉसफी पूछी गई है कि नई कविता पर मुख्य रूप से किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकता, अस्तित्ववाद या फिर स्वच्छंदतावाद। अच्छा, स्वच्छंदतावाद गलत लिख लिया है ना, स्वच्छंदतावाद ऐसा लिखा जाता है, आधा च भी आता है, स्वच्छंदतावाद, ठीक है। तो थोड़ा सा इन प्रिंटिंग के मिस्टेक्स को आप लोग इग्नोर करिएगा, है ना। तो हाँ, तो किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है भाई? मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकता, अस्तित्व या फिर स्वच्छंदतावाद। तो इसका पड़ा है आपका अस्तित्ववाद का प्रभाव जो है नई कविता पर नज़र आता है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर है अस्तित्ववाद, ठीक। अस्तित्ववाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है आधुनिक काल में, ठीक है। और जो है इसके बारे में हमने थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्तित्ववाद का प्रस्तोता कौन है? अस्तित्ववाद, ये जो दर्शन था अस्तित्ववाद,
इसका प्रस्तोता कौन है, यानी कि इसका जो है प्रस्तोता कौन है? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक नीत्शे, सिगमंड फ्रॉयड या फिर जीन पॉल सार्त्र? तो बताइए अस्तित्ववाद का प्रस्तोता कौन है? तो अस्तित्ववाद का प्रस्तोता है आपका जीन पॉल सार्त्र। ये जो एक रहा, ये एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ जीन पॉल सार्त्र, और इसने जो है अस्तित्ववाद नाम की फिलॉसफी दी थी। अच्छा, जैसे वैसे तो अस्तित्ववाद का जो नया फॉर्म है, जो फॉर्म आपके नई कविता में जो है आया है, नई कविता में जिस अस्तित्ववाद की बात की गई है वो जीन पॉल सार्त्र वाले का है, ठीक है ना। वैसे कई लोग मानते हैं कि अस्तित्ववाद का प्रवर्तक जो है इससे पहले रहा, जीन पॉल सार्त्र से पहले एक व्यक्ति हुआ है सोरेन कीरकेगार्द नाम का। सोरेन कीरकेगार्द नाम का एक व्यक्ति हुआ। कई लोग इसको जो है अस्तित्ववाद का प्रवर्तक मानते हैं, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो आपने जो है टिक कर देना है। वैसे दोनों ऑप्शन में कभी कभी नहीं दिए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को ही प्रवर्तक मानते हैं ज़्यादातर लोग, क्योंकि अस्तित्ववाद ये जो फिलॉसफी थी इसमें जो है सार्त्र ने जिस तरह का प्रभाव किया तो ज़्यादा प्रभाव सार्त्र का पड़ा, कीरकेगार्द का कम पड़ा, ठीक है। लेकिन प्रवर्तक कई लोग जो है कीरकेगार्द को भी मानते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, सोरेन कीरकेगार्द और जीन पॉल सार्त्र का नाम आपने जरूर याद रखना है अस्तित्ववाद के संदर्भ में। और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा है आपके नई कविता के आंदोलन पर। उसी तरह से जैसे हमने आपको बताया था कि प्रयोगवाद पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव था, प्रगतिवाद पर किसका प्रभाव था? मनोविश्लेषणवाद किसकी फिलॉसफी है? सिगमंड फ्रॉयड की फिलॉसफी है। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी का नाम क्या है? मार्क्सवाद भी कह सकते हैं, साम्यवाद भी कह सकते हैं। मार्क्सवाद से तो आपको याद रह ही जाएगा कि मार्क्स की फिलॉसफी है। साम्यवाद, इसको अंग्रेजी में इसके लिए शब्द चलता है कम्युनिज्म, है ना। तो ये वाला जो शब्द है। इसके अलावा फ्रेडरिक नीत्शे भी एक तरह से अस्तित्ववादी दार्शनिक ही हुआ है, लेकिन इसका कोई अपनी एक इस तरह की दर्शन नहीं है, हालांकि बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है फ्रेडरिक नीत्शे भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लघुमानव की अवधारणा किस काव्य आंदोलन से संबंधित है? लघुमानव, ये जो लघुमानव होता था, हालांकि ये लघुमानव समझाने का अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो नई लघुमानव की अवधारणा किस काव्य आंदोलन से संबंधित है? यह है आपकी नई कविता से संबंधित, ठीक है ना, नई कविता से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो लघुमानव भी आपने जरूर याद रख लेना, ये शब्द याद रख लेना, अस्तित्ववाद, लघुमानव, ठीक है ना। इसके अलावा भोगा हुआ, यथार्थ, इस तरह की चीज़ें जो है नई कविता से एसोसिएट होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। नहीं शब्द पे जो है हाईलाइट करूंगा, यहाँ तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, पेपर में कोई नहीं होगा हाईलाइट करने वाला, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, आप लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम मिलता है वहाँ पे, 2 घंटे में आपको जो है 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए करने से, एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम रहता है आपके पास, है ना, करीब 1.25 मिनट रहेगा एक क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो आसान से आराम से पढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आता होगा, मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करके गोला भरने में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट लगेगा, 30-40 सेकंड लगेंगे। तो इस तरह से, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा गिरता हो, थोड़ा सा उस पर डाउट होगा, इसलिए क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और हर जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खास करके आप लोगों को, है ना। तो दूसरा सप्तक के कवि नहीं है, कौन नहीं है इसमें? शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा सप्तक पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, दूसरा सप्तक। तो बताओ आप लोग, दूसरा सप्तक का कवि कौन नहीं है इसमें से? सर्वेश्वर जो हैं वो दूसरे सप्तक के कवि नहीं है, ठीक है ना। सर्वेश्वर जी जो हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है। तीसरे सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर, ठीक है। दूसरा सप्तक के अन्य कवि देखेंगे आप लोग, लिस्ट बनाइए आप लोग, ठीक है। वैसे तो किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोग क्योंकि पढ़ना भी है ही, अपना भी पढ़ना है आपको, तो पढ़िए। शमशेर बहादुर सिंह एक पहले कवि हैं, इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, ये 3 नाम तो हो गए। इसके अलावा एक चौथे नाम आप पढ़ेंगे, हरिनारायण व्यास, एक कवि ये हैं, ठीक है। 5वें कवि के रूप में आप पढ़ेंगे नरेश मेहता, बहुत महत्वपूर्ण कवि है नरेश मेहता। इसके अलावा एक और पढ़ेंगे आप, धर्मवीर भारती, ठीक है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मवीर भारती। और अंतिम करेंगे आप इनमें रघुवीर सहाय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं,
सहाय। ठीक है, तो हो गए आपके दूसरे सप्तक के 7 कवि, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक 4 के 4 सप्तक जो है कल आपको जो है मैं वीडियो दे दूंगा। ठीक है ना, तो फिलहाल आप लोग लिस्ट बना करके याद करने की कोशिश करो, और नहीं होगा याद तो ट्रिक बनाने वाली वीडियो जो है कल आपको मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चुका भी नहीं हूं मैं, ये किसका काव्य संग्रह है? चुका भी नहीं हूं मैं, इतना तक आना चाहिए था। चुका भी नहीं हूं मैं किसका काव्य संग्रह है? शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये जो चुका भी नहीं हूं मैं, ये किसकी रचना है? और ये एनसीईआरटी में जो है इस रचना का नाम लिखा गया है उसके कवि के परिचय में। तो ये चुका भी नहीं हूं मैं, ये है आपकी शमशेर जी की कविता, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह इंपॉर्टेंट कवि हैं आपके, और इसमें लगे हुए हैं एनसीईआरटी में, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। चुका भी नहीं हूं मैं, इनका काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। आपको जो है एक काव्य संग्रह ऐसा छांटना है, इनमें से वो जो है शमशेर का नहीं है, बाकी 3 हैं। ठीक है, तो बताइए, कुछ कविताएं, गीत फरोश, कुछ और कविताएं और काल तुझसे, होड़ है मेरी, इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो शमशेर का काव्य संग्रह नहीं है? बताओ भाई फटाफट, और वो आसान है उस ऑप्शन को एलिमिनेट करना। जिसको आता होगा वो आराम से कर लेगा। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? गीत फरोश नहीं है भाई। गीत फरोश किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है, भवानी प्रसाद मिश्र का। ठीक है ना, भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोश। बाकी 3 जो है इनके हैं, शमशेर बहादुर सिंह के। बाकी आप शमशेर बहादुर सिंह के अन्य देखिए, अन्य जो है इनके हम लोग देखेंगे इसमें। आप एक देखिए, कुछ कविताएं हो चुका है, कुछ और कविताएं हो चुका है, काल तुझसे होड़ है मेरी। इसके अलावा आपने लिखेंगे आप बात बोलेगी, बात बोलेगी। ठीक है, इसके अलावा एक और रचना लिखेंगे, सुकून की तलाश, सुकून की तलाश। और वो रचना तो आप लोग ऊपर देख ही चुके हैं, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं। ये सारी रचनाएं आपकी हैं शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है ना, तो ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी में लगे हुए रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह, इसलिए आपकी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा के जंगल किसकी कविता है? बहुत प्रसिद्ध कविता है सतपुड़ा के जंगल। ये जो है किसकी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सतपुड़ा के जंगल जो है किसकी कविता है? ये है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता। ठीक है ना, सतपुड़ा के जंगल बहुत प्रसिद्ध कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल याद रखना है आपने, सतपुड़ा के जंगल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है? चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, और ठंडा लोहा। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना जो है ठंडा लोहा, ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, ये आपके धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती आने वाले हैं, अभी धर्मवीर भारती आएंगे, उनमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग भवानी प्रसाद मिश्र की अन्य रचनाएं देखिए, नोट्स बनाइए साथ साथ। ठीक है, तो ये लिख चुके हैं, चकित है दुख लिख चुके हैं, खुशबू के शिलालेख लिख चुके हैं, और अनाम तुम आते हो लिख चुके हैं। इसके अलावा इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है गीत फरोश, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो भूलना मत, गलती से भी मत भूलना, गीत फरोश। ठीक है, अगला लिखिए आप लोग, खुशबू के शिलालेख तो हो चुका है। इदम नमम, ये एक उपन्यास भी है, मतलब इसी नाम का, वो शायद मैत्रेयी पुष्पा का है। वो जब उपन्यास आएगा तो हम करेंगे, शायद कह रहा हूँ मैं, मैत्रेयी पुष्पा का है। हाँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो मैत्रेयी पुष्पा का ही है। ठीक है, इदम नमम, लेकिन ये कविता है, काव्य संग्रह पूछा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र जरूर याद रख लेना। अनाम तुम आते हो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, और एक और रचना आप इनकी याद रखेंगे, काल जयी, काल जयी। ठीक है ना, और वो आप याद कर चुके हैं, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल। और एनसीईआरटी में जो इनकी रचना लगी हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका घर की याद।
आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, वो जो कविता है वो ही नहीं की है भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है, तो एनसीईआरटी की रचना भी पूछी जा सकती है, घर की याद किसकी रचना है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी का इंडेक्स तो कम से कम याद होना ही चाहिए, एक आध क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, देख लेना। 2 से 3 प्रश्न तो सीधा सीधा एनसीईआरटी के जो है अंदर चैप्टर में भी नहीं घुसेंगे, इंडेक्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे। इंडेक्स का क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा यही पूछ लिया कि कैमरे में बंद अपाहिज किसकी रचना है ना। नई कविता के प्रतिमान, ये एक आलोचकीय किताब थी, बहुत महत्वपूर्ण। तो ये किसकी रचना है, नई कविता के प्रतिमान? लक्ष्मी नारायण लाल की, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा? तो ये जो किसकी रचना है, नई कविता के प्रतिमान, है आपकी लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण लाल की प्रसिद्ध किताब है, आलोचकीय किताब, नई कविता के प्रतिमान। ठीक है ना, याद रखना है, बना लो, प्रमुख आलोचकीय किताब, नई कविता के प्रतिमान। ऐसे ही इसी का सिमिलर एक और नाम है, कहाँ गया, हाँ, कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, कंफ्यूज मत करना नाम में, नई कविता के प्रतिमान अलग है, कविता के नए प्रतिमान अलग है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? ये भी आलोचकीय किताब है, नई कविता के संदर्भ में है। तो बताइए, कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल, नामवर सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल या फिर रामविलास शर्मा? तो कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? नामवर सिंह जी की रचना है। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज़न मत करना, जब नई कविता आएगा पहले, नई कविता, तो वो क्या करना आपने, लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, याद रख लेना, नई क्या होती है, नई लक्ष्मी जब आती है तो जो है, तो नई कविता से जो शुरू होगा वो लक्ष्मी नारायण लाल है। ठीक है ना, और कविता के नए प्रतिमान आएगा तो वो होगा आपका नामवर सिंह जी, है ना। ये कंफ्यूजिंग होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मी नारायण लाल, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। ठीक है, भूलना मत भाई, कन्फ्यूज़न भी मत करना। अगला क्वेश्चन देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा था? ये फैक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनको कविता का गांधी कहते हैं, क्योंकि गांधीवाद का, गांधी जी का प्रभाव इनकी रचनाओं पे खूब दिखता है। लेकिन किसने कहा था, ये फैक्ट जो है इस प्रश्न के माध्यम से हमने नोट करना है आज, और ये पढ़ के जाना है, सीख के जाना है। तो बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा था? अज्ञेय, अमृतलाल नागर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर उदय प्रकाश? तो कहानीकार थे, बहुत प्रसिद्ध कहानीकार थे, क्या है, उदय प्रकाश जी। उन्होंने जो है इनको कविता का गांधी कहा था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोग ऐड कर देना अपने एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ये तो दिया हुआ है कि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा जो है एडिशनल फैक्ट आपको दिया जाए, तो जो है उदय प्रकाश जी ने जो है कविता का गांधी कहा है। ठीक है ना, किसको कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र को। क्यों कहा है? गांधीवाद का प्रभाव जो है इनकी रचनाओं में खूब दिखता है। देखिए, अब ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, आज पानी गिर रहा है किसकी काव्य पंक्ति है? ये जो पंक्ति है, ये एक लाइन भी है, ये कविता का नाम भी है, ये आज पानी गिर रहा है किसकी काव्य पंक्ति है? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो ये है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र की। ठीक है ना, हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है आज पानी गिर रहा है। संशय की एक रात, ये किसकी रचना है भाई? संशय की एक रात बहुत महत्वपूर्ण है और ये आना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाएगा तो फिर ये एक खंड काव्य है दरअसल। ठीक है ना, संशय की एक रात, और किसकी रचना है ये आपको बताना है। नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध या फिर जयशंकर प्रसाद? तो एक ऑप्शन तो आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, नई कविता की बात हो रही है तो प्रसाद तो नहीं ही आने चाहिए इसमें। देखिए, संशय की एक रात किसकी रचना है? नरेश मेहता जी की रचना है। ये खंड काव्य है प्रसिद्ध, और इसमें जो है राम के जो है संशय का जो है चित्रण इसमें किया गया है। और कौन सा संशय है ये? राम रावण जब युद्ध हुआ था उससे एक रात पहले का जो संशय है इनका, उनके मन का जो है संशय जो है हो रहा है। राम रावण का संशय जो है इसमें दिखाया गया है। संशय की एक रात, नरेश मेहता, बहुत महत्वपूर्ण खंड काव्य है आधुनिक युग का। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, संशय की एक रात। 17वां क्वेश्चन देखिए अब, निम्न में से नरेश मेहता की रचना नहीं है, नरेश मेहता की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? संशय की एक रात, बन पाखी सुनो, 7 गीत वर्ष या फिर समय देवता? तो नरेश मेहता जी की रचना नहीं है 7 गीत वर्ष। 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी की रचना है 7 गीत वर्ष। बाकी जो है नरेश मेहता की हैं। नरेश मेहता की 1-2 रचनाएं और देखेंगे आप लोग। देखो, ये तो कभी मत भूलना भाई, एक संशय की एक रात कभी मत भूलना, और समय देवता तो गलती से भी मत भूलना। ठीक है, 1-2 रचनाएं और देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। नरेश मेहता जी का
ठीक है, बोलने दो चीड़ को, एक रचना ये है भाई। देखो सारे याद करने की का कोई फ़ायदा नहीं है, बोलने दो चीड़ को, जो भी आपके पास गाइडें बहुत सारी होती हैं, है ना, तो सारी याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी वही पूछा जाता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसका कुछ महत्व होता है साहित्य के अंदर, और वो मैं जो है आपके लिए छांट करके लाता हूँ। समय देवता बहुत महत्वपूर्ण कविता थी, ठीक है, और बहुत सारी जो है गाइडों में ये नाम मिलता भी नहीं है, और पूछ लिया जाए समय देवता तो फिर जो है दिक्कत हो जाती है, ठीक है। एक ये हो गया, एक और लिखेंगे आप लोग प्रार्थना पुरुष, एक लिखेंगे शबरी। चलो एक महाप्रस्थान नाम का भी खंड काव्य है, महाप्रस्थान, महाप्रस्थान। एक लिखेंगे आप प्रार्थना पुरुष, प्रार्थना पुरुष, और एक रचना थी इनकी शबरी, ठीक है। तो नरेश मेहता का ये सब आप लोगों ने याद रख लेना, ठीक है ना। संशय की एक रात और समय देवता तो गलती से भी मत भूलना, और ये भी याद कर ही देना, ठीक है। बन पाकी सुनो, बोलने दो चीड़ को, महाप्रस्थान, प्रार्थना पुरुष और शबरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडा लोहा किसकी रचना है? बहुत बार बात हो चुकी है, पीछे भी बात हुई है। ठंडा लोहा किसकी रचना है? नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, या फिर हरिनारायण व्यास? तो ये जो रचना है आपकी, ये रचना है धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठंडा लोहा, ठीक है। भूलना मत भाई, ठंडा लोहा पूछा जा सकता है। और इस ठंडा लोहा को जो है किसी आलोचक ने, वो आलोचक का मैं नाम भूल गया हूँ, अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसको कहा था कैशोर्य भावुकता का काव्यम। कैशोर्य भावुकता का काव्य। कैशोर्य भावुकता का काव्यम का मतलब क्या है? कैशोर्य बना हुआ है किशोर से, टीनेज से। तो इन्होंने कहा कि ये जो कविता है ठंडा लोहा, ये जो ठंडा लोहा कविता है, ये क्या है, इसमें कैशोर्य भावुकता, जो टीनेज वाली जो भावुकता होती है ना, टीनेज में जो होता है, किशोर अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा भावनाएं जो है, भावुकता बहुत बड़े स्तर पर होती है, ठीक है, बहुत व्यापक स्तर पर होती है, बहुत प्रकट स्तर पर होती है, ठीक है। तो ठंडा लोहा जो है उसी तरह की कविता है, बहुत ज़्यादा ठहराव वाली कविता नहीं है, जो किशोर अवस्था में जो भावों की प्रवणता होती है ना, उसी स्तर की कविता है, कैशोर्य भावुकता की कविता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, ठंडा लोहा कैशोर्य भावुकता का काव्य। यही कैशोर्य भावुकता वाला जो है, यही टर्म जो है यूज़ होता है इनके उपन्यास जो है गुनाहों का देवता, जो इनका उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास धर्मवीर भारती जी का, उसको लेकर के भी कैशोर्य भावुकता का उपन्यास, उसको बहुत सारे आलोचकों ने कहा है, ठीक है। तो कभी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टिल्ट करके पूछ लिया जाए कि कैशोर्य भावुकता का कवि किसे कहा जाता है, तो जो है धर्मवीर भारती पे आप लोग टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। तो जरूर ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, इनमें से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है? ठंडा लोहा, कनुप्रिया, आत्महत्या के विरुद्ध, या फिर देशांतर? तो धर्मवीर भारती जी की रचना कौन सी नहीं है? आत्महत्या के विरुद्ध, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, आत्महत्या के विरुद्ध जो है ये रचना है आपके रघुवीर सहाय जी की, रघुवीर सहाय, ठीक है ना। ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो ये तो भूलना मत भाई, ठंडा लोहा मत भूलना, कनुप्रिया मत भूलना, ठीक है। देशांतर थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडा लोहा कनुप्रिया तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 7 गीत वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 गीत वर्ष, 7 गीत वर्ष, ठीक है ना, एक रचना ये है। इसके अलावा एक देशांतर हम लोग इसमें लिख चुके हैं, ठीक है। एक है सपना अभी भी, सपना अभी भी, और एक रचना है आद्यंत। आद्यंत मतलब आदि प्लस अंत, है ना, तो आद्यंत जो है ये हो गया है। तो सपना अभी भी, 7 गीत वर्ष और आद्यंत जो है, ये सारी रचनाएं हैं धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा कनुप्रिया तो भूलना ही मत कभी भी, गलती से भी नहीं, पूछ लिया जाएगा तो भाई देख लेना फिर, है ना। सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? सीढ़ियों पर धूप में, ये जो काव्य संग्रह है ये किसका है? सीढ़ियों पर धूप में किसका काव्य संग्रह है? नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, या फिर हरिनारायण व्यास? तो ये रचना है रघुवीर सहाय की, ठीक है ना। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय, याद रख लेना, भूलना मत। अगला को देखिए, निम्न में से रघुवीर सहाय का कविता संग्रह नहीं है। रघुवीर सहाय का कविता संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है। आउटर पर रुकी ट्रेन, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, और आत्महत्या के विरुद्ध। तो बताओ रघुवीर सहाय का कविता संग्रह कौन सा नहीं है? आउटर पर रुकी ट्रेन जो है ये इनका कविता संग्रह नहीं है। ये जो ये है आपका आउटर पर रुकी ट्रेन, ये रचना है हरिनारायण व्यास की।
हरिनारायण व्यास, ठीक है ना। बाकी सारी रचनाएं रघुवीर सहाय की हैं। रघुवीर सहाय आपके उसमें एनसीईआरटी में लगे हुए रचनाकार हैं। और हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, ये 3 रचनाएं तो इनकी हैं ही। इसके अलावा 1-2 और देखेंगे। लोग भूल गए हैं, ये भी याद रखना भाई, लोग भूल गए हैं, एक रचना ये है इनकी, ठीक है, लोग भूल गए हैं। इसके अलावा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, चिट्ठियां, ठीक है ना, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। और एक और रचना है, एक समय था, एक समय था, ठीक है ना। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये 3 तो भूलना भी मत, गलती से भी नहीं, रघुवीर सहाय के संदर्भ में, ठीक है। अगला देखिए, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, ठीक है ना। शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये कहा जाता है आपके शमशेर बहादुर सिंह को। और किसने कहा था, तो अज्ञेय जी ने कहा था, ठीक है ना। अज्ञेय ने कहा था कि शमशेर जो है कवियों के कवि हैं, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा है अज्ञेय जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। तीसरा सप्तक अब हम शुरू कर रहे हैं, तो तीसरा सप्तक के कवि इनमें से कौन से नहीं है। गिरिजा कुमार माथुर, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण या फिर केदारनाथ सिंह। तो बताइए तीसरा सप्तक के कवि कौन नहीं है। गिरिजा कुमार माथुर जी जो हैं तीसरा सप्तक के कवि नहीं है। तीसरा सप्तक के कवि कौन कौन है जरा ये देखते हैं, ठीक है। तीसरा सप्तक के कवि, देखिए विजयदेव नारायण शाही तो हैं ही, ठीक है। कुंवर नारायण भी हैं, सॉरी एक मिनट, कुंवर नारायण, हाँ कुंवर नारायण भी हैं, कुंवर नारायण भी हैं, ठीक है ना। गिरिजा कुमार माथुर जो नहीं, इसका उत्तर तो गिरिजा कुमार माथुर है। विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह ये तो हैं ही। इसके अलावा और भी आपने याद करने हैं, ठीक है। इसके अलावा लिखेंगे आप लोग प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ये थोड़ा सा कम सुने हुए जो नाम होते हैं, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, एक तो ये हैं आपके, ठीक है ना। दूसरा मदन वात्स्यायन, मदन वात्स्यायन, ठीक है ना, मदन वात्स्यायन। इसके अलावा एक और कुंवर नारायण लिख चुके हैं, विजयदेव नारायण शाही भी आप लोग लिख चुके हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो सर्वेश्वर लिख लेता हूं मैं केवल, ठीक है ना, याद रह जाएगा आपको। और एक अंतिम लिखेंगे आप लोग कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी, ठीक है, कीर्ति चौधरी। तो ये सब हैं जो है आपके तीसरा सप्तक के कवि। कौन कौन है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, ठीक है ना। ये सब है, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कवियों से आधारित क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। आत्मजयी ये जो किसकी रचना है, आत्मजयी किसकी रचना है। गिरिजा कुमार माथुर, विजय देव नारायण शाही और कुंवर नारायण और या फिर केदारनाथ सिंह। तो किसकी रचना है आत्मजयी। ये जो आत्मजयी है ये एक प्रबंध काव्य है और ये है आपकी कुंवर नारायण जी की रचना, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण जी की, ठीक है। क्या है ये, प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य, ठीक है। एनसीईआरटी के रचनाकार हैं आपके कुंवर नारायण, ठीक है। इनकी जो रचना है बात सीधी थी पर, ये वाली रचना जो है इनकी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। चक्रव्यूह, काठ की घंटियां, परिवेश, हम तुम या आम अपने सामने। तो बताइए कौन सी रचना जो है वो कुंवर नारायण की नहीं है। कुंवर नारायण की रचना है नहीं है काठ की घंटियां। काठ की घंटियां आपकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, सर्वेश्वर, ठीक है ना, सर्वेश्वर की रचना है काठ की घंटियां। चलिए और देखते हैं हम लोग। तो
कुंवर नारायण की। चक्रव्यूह तो है ही, ठीक है ना। परिवेश हम तुम हो चुका है। इसके अलावा अपने सामने हम लोग कर चुके हैं। एक दो रचनाएं और ध्यान रखें, कोई दूसरा नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई दूसरा नहीं। और इसका नाम आपके एनसीईआरटी में भी है, इन सारी रचनाओं का नाम। मैं उन रचनाओं का नाम तो लिखाता ही लिखाता हूँ जो एनसीईआरटी में जिनका नाम है, ठीक है, देख लेना आप लोग। कोई दूसरा नहीं, और दूसरा इन दिनों, इन दिनों, इन दिनों, ये एक रचना और है, ठीक है ना। तो ये है आपके कुंवर नारायण की रचनाएं। चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों, ठीक है। ये रचनाएं जो है कुंवर नारायण की हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, बांस का पुल किसकी रचना है? बांस का पुल किसकी रचना है? बांस का पुल। गिरिजा कुमार माथुर, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बांस का पुल किसकी रचना है? सर्वेश्वर की रचना है। एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अन्य रचनाएं देखेंगे आप लोग सर्वेश्वर जी की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य रचनाएं देखेंगे। बांस का पुल तो हम कर चुके हैं। चलिए हम इस अगले क्वेश्चन में करते हैं, चलो, है ना, अगले क्वेश्चन में ज़रूर होगा। हाँ, निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो सर्वेश्वर की रचना नहीं है? काठ की घंटियाँ, ज़मीन पक रही है, एक सूनी नाव या कुआनो नदी। तो इनमें से जो रचना इनकी नहीं है वो है ज़मीन पक रही है। ये जो, अरे सॉरी, ये जो रचना है, ये रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। ज़मीन पक रही है किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है। देखिए, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल में कन्फ्यूज़न मत करना भाई, ठीक है ना। केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के, ठीक है ना। केदारनाथ सिंह कहाँ है? तीसरे सप्तक में है, ठीक है, तो गलती मत करना, ठीक है। केदारनाथ सिंह अलग हैं, केदारनाथ अग्रवाल अलग हैं। तो निम्न में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना ज़मीन पक रही है किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है, ठीक है। सर्वेश्वर की एक दो रचनाएं और देखेंगे आप लोग। काठ की घंटियाँ हो चुका है, काठ की घंटियाँ, एक सूनी नाव और कुआनो नदी, ये तो हम कर चुके हैं। इसके अलावा लिखेंगे आप बांस का पुल, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था उसको, बांस का पुल, बांस का पुल, ठीक है। इसके अलावा और देखिए, गर्म हवाएं, गर्म हवाएं, ठीक है। अगले देखिए आप लोग, कुआनो नदी लिख चुके हैं आप लोग। जंगल का दर्द, जंगल का दर्द, ठीक है। और अंतिम रचना लिखेंगे आप लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है ना, खूंटियों पर टंगे लोग। ये सारी रचनाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक है भाई। काठ की घंटियां, एक सूनी नाव, अच्छा ये सूनी नाव बड़ा हो, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, बांस का पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है। तो ये इन सारे का नाम एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में शायद 9th क्लास में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपके यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त। अब हम लोग कर चुके हैं आपके नई कविता तक जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। लगभग 1960 तक का जो है हम लोग हिंदी साहित्य कविता वाला हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद हमने एक और अंतिम कविता वाली क्लास हमारी कल लास्ट होगी। 1960 के बाद के काव्य आंदोलन, उसमें सारे समकालीन कवि और ये सब आएंगे। उसके बाद हमारा गद्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारा मैटर है, ठीक है, ठीक ठाक मैटर आपको प्राप्त हो चुका है। हमने करीब 10 के आसपास कवि पढ़े होंगे कम से कम। उनको आप बढ़िया से नोट करिए, तैयार करिए, 2-3 घंटे लगा करके पढ़िए, खूब मन से पढ़िए और सफलता आप लोगों के कदम ज़रूर चूमेगी, ऐसी उम्मीद मेरी है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके सामने रोज़ उपस्थित भी होता हूँ, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है आपने? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और जो है चैनल को देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग पढ़ते रहें। शुक्रिया।